धन्यवाद। सम्मानित मंच, बहुसंख्यक की आवाज बुलंद करने के लिए लगातार जब भी संसद सत्र चलता है तो WT के माध्यम से आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाई जाती है और आए हुए सभी अतिथियों का और जो हमारे प्रोफेसर लोग आए हैं जो लगातार हक अधिकार की आवाज बुलंद करते रहते हैं और आई हुई नारी शक्ति का दिल से बहुत बहुत आभार है। आज देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सरकार आपके हक अधिकार को गुमराह कर रही है और जब भी आपकी आवाज बुलंद होती है तो कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं और एक तरह से माहौल को जहरीला बनाया जा रहा है, यानी हर जगह जहर ही जहर फैलाया जाता है। देश आपस के भाईचारे से चलता है, न कि नफरती जहर से चलता है। आप लोग सोचिए, अगर माहौल जहरीला हो जाए, तो हर जान बदन को खतरा है। खुद अभी मनीष जी ने बताया कि देश का राजा है जो गरीब बहुजन लोगों को नोच करके फेंक उनके हक अधिकारों को खत्म करता रहे, तो बहुजन का हक अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर औलाद किसी की निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरा राष्ट्र खतरे में है। आज खतरा ही खतरा है। इस खतरे की आवाज को जो आप लोग मिल करके आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इसके लिए कहते हैं कि भूखा पेट ही लड़ाई लड़ता है। जिसका भरा हुआ पेट है वो अपने घरों में बैठे हैं, जिनको सिलेंडर मिल रहा है उनको लाइन में नहीं है। नोटबंदी में जिसको नोट घरों में थी वो लाइन में नहीं थे। यानी जब से सरकार आई है सिर्फ लाइन में लगा रखी है और कहीं न कहीं हर समय आंदोलन ही चल रहा है। कभी किसान का, कभी जवान का, कभी पहलवान का, कभी नेशनल खिलाड़ियों का। अब तो आपके हक अधिकार पे भी लात मारा जा रहा है। इसलिए संगठित होकर के मैं सभी को आह्वान करता हूं कि संगठित होकर के अगर लड़ाई लड़ोगे तभी जीता जाएगा। और कल यहीं रामलीला ग्राउंड में किसानों का भी आंदोलन है और हर जगह हर संगठन अपना अलग अलग आंदोलन कर रहा है, लेकिन सबका सहयोग करो और अपने इन महापुरुषों को इनके बताए हुए रास्तों पे चलो। इन्होंने कहा था जो सरकार आपके हक अधिकार की बात न करे, हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात न करे, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही हमारे महापुरुषों का पैगाम है। अरे हम सब बहुसंख्यक के लोग हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। अलग अलग बिखरो मत, संगठित होकर के आवाज उठाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। आज बड़ी शांति से लोग सुन रहे हैं, बड़ी खुशी है। और कुछ लोग हैं जो आज भी ये बहुसंख्यक संगठित होते हैं और संगठित होकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पर्सनल ओबीसी में एक जात को टारगेट करते हैं। भाई मैं तो इतिहास पढ़ा हूं, शुरू से जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें कहीं न कहीं ओबीसी में यादव आगे, चाहे वो चंदा देने का हो, चाहे लड़ाई लड़ने का हो, चाहे तुम्हारे साथ खड़ा होने की बात हो, यही खड़ा होता है। लेकिन उनको टारगेट करते हैं। उन भाइयों से भी मेरा कहना है, आज भी देख लो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। जहां भी आवाज देते हो वहां यादव समाज सबसे आगे होता है। और ओबीसी का कॉलम जो हटाया गया है, अन्य कॉलम बनाया गया, तो आप सबको कहना है कि जो भी सरकारी महकमा जाएगा और आपको मकान दुकान जो भी
लिखाना हो लिखाना, लेकिन अपनी जात जिसमें SC ST OBC, क्योंकि तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिल पाएगा, नहीं तो फिर हर समय के हर तरह हर जैसे पहले भी हुई है गिनतियां, वैसे ही दबा दिया जाएगा। आज भी लगता है कहीं न कहीं धोखा ही छलावा ही किया जा रहा है। जाति जनगणना होने के लिए कॉलम भी हटाया जा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, भाइयों, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, उठो बहुसंख्यक के लोगों, सपना हो जाएगा साकार अभी समय है। किसान, जवान, पहलवान, युवा, बेरोजगार, आवाम और जितने लोग आवाज उठा रहे हो, संगठित होकर के आवाज उठाओ, तभी तुम्हारी मांग पूरी होगी। एक एक करके, क्योंकि इकट्ठा अभी एक लाठी का गट्ठर दे दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन अलग अलग लड़ोगे तो कहीं न कहीं खत्म कर दिए जाओगे। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है कि लगातार जो भाई संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका सहयोग देते रहें। और क्योंकि लड़ाई लंबी है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, लगातार छोटी छोटी कोशिशें जैसे चल रहा है, हमें छोटी छोटी कोशिशें लगातार करना है, और तभी जा करके हम लोग मंजिल, क्योंकि ये हमारे जो महापुरुष हैं, इन्होंने अकेले ही निकल करके इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप सबको सोचना होगा, आज तक हम अपने महापुरुषों की तरह कोई महापुरुष नहीं पैदा कर सके। वो भी कोसते होंगे, हे बहुजन के लोगों, कब तक तुम सोए रहोगे? अरे सब लोग नींद से जग जाते हैं, तुम्हें कौन सा स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन ठोक दिया गया है जो तुम सोए हो? क्योंकि शिक्षा छीन ली गई, सुरक्षा खत्म कर दी गई है, और कहीं आपस में इकट्ठा होकर के आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां बैठे हो कहीं न कहीं एक दूसरे से डर लग रहा है। आज उजड़ा उजड़ा, ये जो कहते हैं विकास 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 की गंगा, आज उजड़ा उजड़ा सा गांव और शहर लगता है। एक गलत नीति के नेताओं का कहर लगता है। ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश ने जो हर इंसान को इंसान से डर लग रहा है। आज ये मीडिया, सोशल मीडिया जो है, यही किसानों की आवाज बुलंद करके किसानों का भी मिशन कामयाब किया था, यही। और नेशनल मीडिया तो आज एकदम आपकी आवाज नहीं उठा रही है, और यही कारण है, कभी इस देश को आजाद कराने में यही मीडिया काम किया था, आज इस देश को फिर से गुलामी में धकेला जा रहा है, यही मीडिया काम कर रहा है। इसलिए संविधान खतरे में है, सब लोगों को संविधान बचाना है, क्योंकि जो मिला है, जो शिक्षा, मुझे तो पहले का याद है, क्योंकि आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने तो संविधान बनाया और बोले कि संगठित होकर लड़के ले लेना, लेकिन नहीं मिला था। जब संगठित हुए और लड़ाई लड़े तो आपको अधिकार मिला, वह अधिकार भी छीना जा रहा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक ईवीएम है तब तक शायद हम अपनी वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी वोट को भी हैंग कर लिया जा रहा है। तो आप सबको मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना कहना चाहता हूं कि लगातार संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में आप लोग सहभागी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नहीं तो जैसे देश पहले गुलाम था, नवीन रियासतीकरण होने जा रहा है, वही तानाशाही चल रही है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। सभी का दिल से धन्यवाद है। आज बड़े शांति से हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, महिलाएं बड़े प्यार से सुन रही हैं। आज आप लोगों को भी, आप लोग भी इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जय संविधान। बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब, बाबा साहब, संविधान
संविधान। धन्यवाद। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी बहुजनों ने जाने और इनको बहुजन ही मक्कार नजर आते हैं, मक्कार नजर आते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी द पीपल का और जितने भी संस्थाओं के नाम आप दाएं और बाएं बैनर पर देख रहे हैं, इन सभी संस्थाओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपने तन मन धन वाणी कर्म वचन खून पसीने को लगाते हैं। एक बार जोरदार तालियां वी द पीपल और इन सारी संस्थाओं के लिए बजा दीजिए। आज की सभा में उपस्थित राज्यसभा सांसद पी विल्सन साहब, क्रांतिकारी नेता विजेंद्र यादव जी, किसान नेता राज बहादुर जी, प्रोफेसर हिमांशु जी, प्रोफेसर सूरज मंडल जी, सुखबीर जी, एडवोकेट प्रवीण जी और मंच का बहुत कुशल संचालन दीप माला जी और बीडब्ल्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई जो सीतापुर से आए हैं धर्मराज कोरी जी, सम्मानित बुजुर्गों साथियों और हमारे सीएसआर वर्मा साहब भी उपस्थित हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन जो आप आए और आप इन इतने प्रबुद्ध जनों को आज आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है केवल उसी विषय पे बोलूंगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके अंदर हर 10 साल के बाद जनगणना का प्रावधान है, लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जनगणना ही नहीं हुई। 1931 में तो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उसके बाद में हुई 2011 में हुई थी, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन वी द पीपल ने हमेशा इस बात की आवाज उठाई कि देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे लोगों को इंसाफ मिले, जिससे लोगों को उनका अधिकार मिले और उनकी हकमारी बंद हो। तो वी द पीपल की आवाज जो है हर जगह से उठाई गई देश में हम लोगों के द्वारा जातिगत जनगणना की, तभी जाकर के ये जो है सरकार मजबूर हुई है और जातिगत जनगणना के लिए अब आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक धोखा है दोस्तों। ये जो अब जनगणना होने जा रही है, अप्रैल से आपके घरों में टीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जो डिजिटल ये जो जनगणना होने जा रही है, इसमें जो कॉलम नंबर 12 है, क्लॉज नंबर 12 है, जहां पर कि हमेशा आपने देखा होगा कहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है तो वहां पिछड़ा वर्ग शामिल होता है। और संविधान में भी आर्टिकल 15 इन ब्रैकेट 4 आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी SC ST और OBC का जिक्र है। SC BC मतलब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो जब सब जगह SC ST के साथ OBC का जिक्र होता है, तो ये जो जनगणना होने जा रही है इसमें OBC का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? ये सरासर धोखा है, ये OBC के साथ सरासर धोखा है। और हम SC ST के लोग OBC के साथ कंधे से कंधा मिला के और सड़कों पर उतरने को तैयार है। देर है तो OBC की तरफ से देर है भाइयों। और UGC का मामला भी जो है ये OBC के समाज से जुड़ा हुआ है। देश में हर दूसरा आदमी जो है OBC है, लेकिन मैं आज इस मंच से OBC की सभी जो जितनी भी संस्थाएं हैं देश में, उनसे आह्वान करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर और UGC के मुद्दे के ऊपर OBC की सारी संस्थाएं देश में जितनी भी संस्थाएं सारी देश के सड़कों पर उतरे और मांग करें। और सोशल मीडिया में आप और हम भाइयों बहनों मेरी बात को ध्यान से सुनना, सोशल मीडिया में आप इस बात को उठाएं। हम उठा रहे हैं कि जो जनगणना होने जा रही है उसमें OBC का कॉलम में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि OBC का नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। दोस्तों, देश की जो योजनाएं बनती है वो इन्हीं जनगणना के आधार पर बनती है। और देश में जो आबादी है SC और ST की मिला के 22.5% है, SC जो है 15% है, ST जो है 7.5% है। 22.5% अगर काट दे तो 77.5% रह जाती है। और 77.5% में अगर OBC जाके जुड़ गया तो सवा सत्यानाश पक्का है।
और जो भी योजनाएं बनेंगी अन्य समाज की, उसमें ओबीसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ओबीसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी की सारी योजनाएं स्वर्ण समाज के लिए बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्वर्ण समाज की जो संख्या है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओबीसी तो अपनी संख्या है स्वर्ण समाज के साथ जाके जोड़ देगा और ये गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ओबीसी भाइयों के साथ ये छलावा है, लेकिन हमें मिलजुल करके इस मुद्दे को सोशल मीडिया में, और अब तो सांसद भी जो पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाने लगे हैं कि ओबीसी का कॉलम जो है इस जनगणना में क्लॉज नंबर 12 के साथ जोड़ा जाए। तो दोस्तों, बस मैंने मेन मुद्दे पे अपनी बात रख दी। वक्ता काल बहुत है, 4 लाइनें बोलूंगा जो मैंने लिखी थी, जो बड़ी मशहूर है। हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कोली समाज से आता हूं और कबीर साहब जो हमारे कोरा कपड़ा बुनने वाले हमारे समाज से हैं कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमारी बड़ी बहन ज्योतिमाला जी को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं प्रणाम आज इस देश के 125 करोड़ देशवासियों के तरफ से उस ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहता हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने और जिस ऑर्गेनाइजेशन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो लोग जुड़े रहे और इस देश की 125 करोड़ की आबादी के लिए आवाज उठाते रहे। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो वी द पीपल का नाम निर्विवाद रूप से सामने आता है, जो इस देश की 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज उठाता है। तो मैं फिर से आप लोगों को, सभी आयोजकों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, एक बात यहां पे समझना पड़ेगा। हर लोग आए और मंच पे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, जाति जनगणना क्यों जरूरी है ये तो आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक से एक विद्वान आए और जाति जनगणना को उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आप लोग जो इस देश की 90% आबादी है, मैं आप लोगों को एक चीज यहां से समझा करके भेजना चाहता हूं कि जब भी इस देश में राजनीति की बात हो, किसी सरकार की बात हो, किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो, तो आप लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशना। क्या तलाशना? अपनी हिस्सेदारी तलाशना। और तब आपको समझ में आएगा कि वो राजनीतिक पार्टी, वो देश और उस देश की जो संस्थाएं हैं और उस देश की जो बजट है उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और अगर नहीं है तो कौन दिलवाएगा। ये बात आप लोगों को सीख और समझ लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब इस देश की बजट की बात आती है तो इस देश की बजट आज के तारीख में जो अभी इस साल का बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इस 50 लाख करोड़ रुपया में यहां पे बैठे हुए जो लोग हैं और इनका समाज और समुदाय है, इनका हिस्सेदारी 90% के हिसाब से कितना बनता है? कोई बता दे विद्वान। यहां 50 लाख करोड़ में कितना बनता है हमारी हिस्सेदारी? लगभग 45 लाख करोड़ की हिस्सेदारी इस वर्ग का बनता है। और ये तभी संभव है, ये तभी आपको मिलेगा जब आप लोग इस पे चर्चा करोगे। आज WTP जाति जनगणना की बात कर रही है। जाति जनगणना की बात इसलिए कर रही है ताकि सरकारों को पता चले कि इस देश में गरीबों की संख्या कितनी है, और उन गरीबों में इस देश की जो सरकार है वो सरकार इसके बजट में उसकी हिस्सेदारी का कितना रुपया उनके ऊपर खर्च करता है। आज
सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं, इवन राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में हमारे लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, और कहां पे हिस्सेदारी होनी चाहिए? नीचे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, नीचे जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं, उन जगहों पे हमारी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए जिन जगहों पर डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप कैसे समझोगे कि वो राजनीतिक पार्टी हमारी है या नहीं? उसमें भी आप अपनी जाति जनगणना कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस राजनीतिक पार्टी में आपकी हिस्सेदारी आपको मिल रही है या नहीं। हर राजनीतिक पार्टी का जो डिसीजन मेकर होता है वो 2, 4, 10 लोगों की एक टीम होती है, वही तय करता है कि उस राजनीतिक पार्टी में विधायक का टिकट किसको मिलेगा, उस राजनीतिक पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, मंत्री कौन बनाया जाएगा। और इन जगहों पे जो डिसीजन मेकर पोजीशंस हैं, अगर इन जगहों पे ये SC, ST, OBC के लोग नहीं है, इनकी आबादी के अनुसार, इनकी जाति की जनगणना के अनुसार, तो समझ लेना कि वो राजनीतिक पार्टी आपके लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, और उससे आप लोगों को दूरी बदल लेनी चाहिए। इसीलिए आज चूंकि मुद्दा जाति जनगणना का है, तो इस मंच के माध्यम से इस देश की सरकार को मैं आपके तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि जो गलतियां आप कॉलम 12 में कर रहे हो, ये गलतियां आप सुधार लो, वरना इस देश की OBC, SC, ST जो अब भाई के रूप में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के लड़ाई लड़ते हैं, ये आपको बख्शेंगे नहीं, और आने वाले समय में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो सभी SC, ST, OBC को एक बार मैं फिर से नमन करता हूं, और आपकी एकता इसी प्रकार से बरकरार रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलता रहे, इसके लिए WTP और इनसे जुड़ी सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो संस्थाएं हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जय भारत।